हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। आप सब जानते हो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, राइट? तो कुछ तो इंडिया के पास ऑफ कोर्स रहा होगा। इंडिया वॉज रिच इन मेटल्स, इंडिया वॉज रिच इन एग्रीकल्चर, हम लोग बहुत सेल्फ सफिशिएंट थे, हम लोग के पास काफ़ी सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड था। इन्हीं चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होते हुए ब्रिटिशर्स को इंडिया आने में इंटरेस्ट लगा और ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, अब इंडिया का मेन जो दो सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन है वो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जिन दो सेक्टर्स के अंडर इंडिया काफ़ी फ्लरिश था। ठीक है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की इन डिटेल, तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहला हमें जो पॉइंट मिलता है दैट इज़ एग्रेरियन। इसका मतलब हुआ कि इंडिया का जो मेन कंसंट्रेशन था, यानी मोस्टली इंडिया की जो ऑक्यूपेशन है, लोग जो काम कर रहे थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कर रहे थे। इंडिया के पास काफ़ी डाइवर्स क्रॉप्स थी, यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो क्रॉप्स ही इंडिया ग्रो कर रहा था, बहुत सारे अलग अलग रीजन। इंडिया का अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे पास माउंटेन एरिया भी है, हमारे पास डिजर्ट भी है, घाट्स भी हैं, ठीक है, प्लेट्यूज भी हैं, कोस्टल एरिया भी है। तो इतना एक्सक्लूसिव ज्योग्राफी होने की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से इंडिया काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की क्रॉप ग्रो कर पा रहा था। मोस्टली आप देखोगे कोई कंट्री है, इधर वो कोल्ड ही रीजन में है या हॉट ही रीजन में है या मॉडरेट में ही है, पर इंडिया के पास अलग अलग काफ़ी क्लाइमेटिक कंडीशंस है अलग अलग रीजन में। तो हम लोग बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ऑलमोस्ट ग्रो कर रहे थे, ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनली ट्रेड में भी यूज़ कर रहे थे, स्पाइसेस एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद लैंड ओनरशिप सिस्टम इंडिया में मोस्टली जो स्मॉल लैंड होल्डर्स थे वो ही क्रॉप सिस्टम में थे, और कुछ लोग थे जिनके पास लैंड नहीं हुआ करती थी, वो ज़मींदारों से लैंड को ले लेते थे, उसके ऊपर किराए पे टेनेंट बन जाते थे और वहाँ पे लैंड में क्रॉप ग्रो किया करते थे। तो इस तरीके का सिस्टम इंडिया में चल रहा था, जो कि बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश था, सब कुछ सेटल था, कोई इशू नहीं था। लैंड ओनर्स जो थे, यानी जो रेंट पे दे रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे। जो टेनेंट्स हैं, फार्मर है जिन्होंने रेंट पे लिया लैंड या जिनके पास छोटा लैंड है, वो लोग भी बहुत सेटिस्फाइड थे, यानी सब सिस्टम बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री था, सब आपस में अच्छे से खुश थे, ईजिली ग्रो कर रहे थे चीज़ें और काफ़ी फ्लरिश कर रहे थे। फाइन। इसके बाद लास्ट इरिगेशन मतलब क्रॉप्स को पानी देना। अगर हम बात करें गंगा रीजन की, सर्दर्न इंडिया की, तो काफ़ी एडवांस इरिगेशन सिस्टम उस समय के अकॉर्डिंगली, टैंक्स, कैनल्स, ये भी हम लोग को यूज़ कर रहे थे, जिस वजह से एग्रीकल्चर काफ़ी फ्लरिश कर रहा था। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इंडिया काफ़ी ग्रोथ पे था और हम लोग काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट थे ब्रिटिशर्स से आने से पहले। और राइट, अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के अंदर हैंडीक्राफ्ट जो हमारा वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस था, हाई इन डिमांड था, इसकी एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट की वजह से है, क्राफ्टमैनशिप। हमारे जो इंडियन क्राफ्टमैन थे वो इतना एक्सक्लूसिव हैंडवर्क करते थे, जो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं इंटरनेशनली भी काफ़ी हाई इन डिमांड था। बहुत बहुत अच्छे पैसों में, रिच प्राइजेस के अंदर इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स को बाहर खरीदा जाता था। ठीक है, मेनली इन टेक्सटाइल्स, कपड़े, हैंडलूम्स, इन सब में काफ़ी अच्छा फ्लरिशिंग थी। मेटल वर्क के अंदर ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन सब की हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी फेमस थे, बहुत अलग हुआ करते थे, जिसकी मार्केट के अंदर काफ़ी हाई डिमांड थी। और कॉटेज इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काफ़ी फ्लरिश कर रही थी, ये भी ब्रिटिशर के आने से पहले। हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर था इस तरीके से काफ़ी अच्छा सेटअप था, हम लोग इंटरनेशनली भी ट्रेड कर रहे थे, डोमेस्टिकली भी ट्रेड करते थे, और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था। इंडिया को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब यही इंडिया की स्टेटस देखकर ब्रिटिशर्स काफ़ी अट्रैक्ट हो गए। ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडिया तो एक मार्केट की तरह यूज़ की जा सकती है, हम इंडिया जाते हैं, इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल है जो हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया, और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है जो इंडिया की, उन्हें हम यूज़ करेंगे एज अ मार्केट, हम उनसे सामान लेंगे, हम इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी बना देंगे। फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि इंडिया से सारा का सारा सामान, रॉ मटेरियल ले लेंगे और वो ले जाके अपनी कंट्री के अंदर यूज़ करेंगे, हम आगे बेचेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ को, या उस रॉ मटेरियल को, इतना जो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल है उसको यूज़ करेंगे अपनी कंट्री को ग्रो करने के लिए। और जो उनकी कंट्री के अंदर फिनिश गुड्स बन रहे हैं, जो मे बी इतने अच्छी क्वालिटी के ना हो, जो इंडियंस ऑलरेडी बना रहे हैं, वो उनको इंडिया में आके बेचते थे। उनको डबल बेनिफिट है, एक तो रॉ मटेरियल भी मिल गया, प्लस अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेच के उसके अगेंस्ट पैसे भी वो ले गए, राइट? तो वो लोग डबल बेनिफिट्स पुट कर रहे थे इंडिया से। फर्स्ट, दे वर गेटिंग रॉ मटेरियल, सारा रॉ मटेरियल इंडिया से ले गए, हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सेकेंड, अपना जो उनका चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते थे वो इंडिया बेच के उसके अगेंस्ट में पैसे भी वो बाहर ले जा रहे थे। दिस इज़ हाउ दे कन्वर्टेड इंडिया।
इंडिया को उन्होंने एक फीडर इकोनॉमी बना दिया था, जहाँ पे वो इंडिया का कम्प्लीटली एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उसको यूज़ कर रहे थे। दिस इज़ व्हाट इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया का किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर चेंजेस है। ऑलराइट।